स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बंध क्या होते हैं और बंध बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं या बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो बंध का मतलब ये होता है कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये हम कह सकते हैं कि बंध को ये कहेंगे कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। बंध जो होंगे ये एक तरह की एनर्जी होगी या ये कहो कि एक तरह का ऊर्जा होगा। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं, बंध को ये डिफाइन कर सकते हो या इस तरह से भी कह सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट अट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तुम्हारे एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर क्या होंगे, ये आयन हो सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, इसको बांध कर रखना यही बंध होता है या यही बंध का काम होता है। तो ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ये कह सकते हो। क्योंकि जब बंध का निर्माण होता है तो एनर्जी रिलीज होगा और जब बंध टूटेगा तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये कहेंगे कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की ऊर्जा होती है। अब यह है कि बंध बनाना जरूरी क्यों है, क्यों एलिमेंट जो होंगे या तत्व जो होंगे ये बंध का निर्माण करते हैं। तो बंध के निर्माण का मेन जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। प्रकृति में ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, दोनों कोई भी वस्तु हो, इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये अस्थायित्व को प्राप्त करें। और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है कि ऊर्जा कम हो। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे अस्थायित्व घटेंगे। तो यही एम होता है किसका, बंध के निर्माण का यही उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य ये होता है कि टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज एनर्जी। यानी स्टेबिलिटी या ये कहो कि ये अस्थायित्व को बढ़ाना और ऊर्जा को कम करना, यही हमारा क्या होता है, बंध के बनाने का उद्देश्य होता है। अब यह है कि इसके सपोर्ट का या इस फैक्ट का एक सपोर्ट ये भी है कि हमेशा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड यानी बंध का निर्माण होता है तो ये हमेशा क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक चेंज होंगे। यानी बंध के निर्माण के फलस्वरूप सदैव ऊर्जा मुक्त होगा, जो इस कथन को सपोर्ट करेगा। अगर मान लो एनर्जी में वृद्धि होता है तो एनर्जी बढ़ेगा तो नेचुरल है कि रिएक्शन हमारा या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक्सोथर्मिक चेंज नहीं बल्कि इंडोथर्मिक चेंज होगा। लेकिन जब एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, ये एक्सोथर्मिक चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है। अब ए और बी अगर बंध का निर्माण करते हैं तो ये ऑलवेज क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। और इसमें अगर तुम ये लेते हो डेल एच का मान हमेशा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। अब ये जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो उस स्थिति में जो रिएक्टेंट की ऊर्जा होगी और जो प्रोडक्ट की ऊर्जा होगी ये क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी ये बराबर किसके होगा, एनर्जी ऑफ ए बी प्लस जो एनर्जी क्या होता है ये रिलीज करता है। तो ये जो कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट बने ए बी, इसकी एनर्जी
ए से भी कम होगी और बी से भी जो होगा ये कम होगा, और जितना इन दोनों के बीच ऊर्जा में अंतर होगा वो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये रिलीज कर जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक चेंज होंगे, और इनके लिए डेल एच का मान क्या होता है, हमेशा निगेटिव होगा। और ये इस कथन को सपोर्ट करता है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या बंध के निर्माण के फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा हमेशा घटेगा। अब देखिए यहां एक चीज तो ये हुआ, तो अब अगर मान लो इस रिएक्शन को हम उल्टा ले जाएं, तो ए बी इसको अगर इसके बराबर एनर्जी दे दें तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट ए बी में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो ये जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी किस चीज को बता सकता है, ये बता सकता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को बताएगा। अगर मान लो इस एनर्जी का मान कम होता है तो ए बी को कम ऊर्जा देंगे तो ये क्या होगा, ए और बी में क्या हो जाएगा, ये विघटित हो जाएगा। अगर मान लो इस एनर्जी का मान अधिक होता है तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम इस एनर्जी का कंसिडरेशन या कैलकुलेशन कर दें तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। अगर इस एनर्जी का मान कम है तो ए और बी के बीच कम ऊर्जा क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे, और अगर इस एनर्जी का मान अधिक होता है तो क्या होगा, ए और बी के बीच बंध क्या होगा, ये मजबूत होता है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बंध में जो भी एनर्जी होते हैं ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होंगे। इसके लिए डेल एच का मान हमेशा क्या होता है, ये निगेटिव होगा। तो ये उद्देश्य होता है किसका, बंध के निर्माण का। ये एक नेचुरल उद्देश्य होता है जो प्रत्येक लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग बींग्स सबको या सबकी यही टेंडेंसी होती है कि अस्थायित्व को क्या करें, बढ़ाएं, और अस्थायित्व के बढ़ाने के लिए क्या है कि ऊर्जा का मान कम हो। एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर, कमरे के तापक्रम मान लेते हैं हमारा क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए 25 डिग्री सी है। अब यहाँ पर हम 1 लीटर जल रखते हैं तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, ये 25 डिग्री सी होगा। अब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं और इसका एनर्जी टेम्परेचर क्या कर लेते हो, ये कर लेते हैं कितना, 100 डिग्री सी। अब इसको गर्म करना बंद कर देते हैं। जब गर्म करना बंद करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये घटेगा, और घटते घटते कहाँ तक आ जाएगा, 25 डिग्री सी पर आकर रुक जाएगा। इसके बाद इसमें टेम्परेचर में कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ ये था कि 25 डिग्री सी पर पानी या जल की एनर्जी कम थी, 100 डिग्री सी पर जल की एनर्जी अधिक थी, तो ये 100 डिग्री सी पर अस्थायी नहीं था, जो मिनिमम एनर्जी था वहां पर जाकर ये क्या हुआ, ये अस्थायी हुआ। ये एक नेचुरल लॉ होता है और यही उद्देश्य होता है बंध के निर्माण का कि टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज एनर्जी। ये बंध के निर्माण का उद्देश्य होता है। अब ये देखते हैं कि चलो बंध जो होगा एलिमेंट क्यों बना रहे हैं। अब पीरियोडिक टेबल में या ये कहिए कि आज के समय में जो हमारे पास नॉन एलिमेंट होते हैं, इन नॉन एलिमेंट में एक एलिमेंट होता है, एक ग्रुप होता है जिसको नाम देते हो इनर्ट गैस। ये जो इनर्ट गैस होते हैं इसके एलिमेंट ये होंगे, हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा। ये एलिमेंट ना तो स्वयं से और ना ही किसी दूसरे तत्व से किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया करते हैं, यानी ये ना तो अपने एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे या प्रतिक्रिया करेंगे, ना ही किसी दूसरे एलिमेंट से साधारण कंडीशन में प्रतिक्रिया नहीं करते। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये एलिमेंट हमारे क्या होंगे, ये इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। और इनमें ये देखा गया कि जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ये एलिमेंट हमारे हो जाएंगे, हीलियम होगा, नियॉन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन होगा और रेडॉन होगा। तो इसमें हीलियम को अगर छोड़ दो तो हीलियम में क्या होता है कि इसके आउटर सेल्स में क्या होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
और बाकी के जो हो गए ये हो गया तुम्हारा नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया या रेडॉन हो गया। इसके आउटर सेल्स में क्या होते हैं, ये क्या होंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है कि हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या होता है, ये लास्ट ऑर्बिट होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो ये हमारा इसका क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। और बाकी के जो इनर्ट गैस होते हैं ये क्या होंगे, इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये 8 होगी। और यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यही इसके अस्थायित्व का कारण होता है। यानी ये अगर अस्थायी हैं तो इनके अस्थायित्व का कारण क्या होगा, इनका जो स्टेबिलिटी होता है, इनके स्टेबिलिटी का कारण क्या होगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। या ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी का कारण क्या होगा, इनके स्टेबिलिटी का कारण ये भी कह सकते हो कि ये हो जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सेप्शन या अपवाद हमारा क्या होता है, ये हीलियम होता है, क्योंकि हीलियम में पहला कक्षा अंतिम कक्षा होता है और इसलिए इसमें क्या होंगे, ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी के आउटर सेल्स में 8 से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या ये कहो कि जितने भी एलिमेंट शेष बच जाते हैं सबके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 8 से कम होगी। अब ये चाहेंगे क्या कि हम भी इनर्ट गैस के बराबर या आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें और इनर्ट गैस के तरह अस्थायी हो जाए। तो इसी कारण एलिमेंट बंद बनाते हैं ताकि इनके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या ये कह सकते हो कि ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लें और ये इसी के तरह क्या हो जाए, ये अस्थायी हो जाए। लेकिन इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनके आउटर सेल्स में 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। सबके आउटर सेल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। तो ये हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होंगे आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए बंद बनाते हैं, और यही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अस्थायित्व का एक कारण होता है। अब एक चीज ये भी हम लोग ये कह रहे थे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये अगर इनको हम कह रहे थे कि ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते, ना स्वयं से ना ही दूसरे से, तो इनके सपोर्ट का एक फैक्ट होता है, ये याद रखिएगा कि ये कहलाते हैं क्या, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि जिसके एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, ये एक ही एटम होंगे। यानी सीधा ये कह सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ओनली 1 एटम, यानी इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम क्या करेगा, ये रखेगा। यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म दोनों क्या होंगे, ये समान होंगे। यानी जो इसका एटॉमिक फॉर्म होगा वही इसका क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा। तो ये हमने देखा कि तत्व जो होंगे ये क्यों बंध बनाते हैं। अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर मान लो जो नहीं नोट डाउन किए होंगे ये वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हीलियम था, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, नियॉन 10, आर्गन 18,
क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54 और ये हो गए रेडॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 86। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 2 8 8, ये हो जाएंगे 2 8 18 8, ये हो जाएगा 2 8 18 18 8, ये होगा 2 8 18 32 18 और 8। ये हो जाएंगे इनर्ट गैस, इसका कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हीलियम के आउटर सेल्स में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे के आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये 8 होगी और यही इसके स्टेबिलिटी का कारण होता है। बाकी के जो तत्व होंगे, जो एलिमेंट होंगे, इनके आउटर सेल्स में हमेशा 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे और जब इनके आउटर सेल्स में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनकी भी टेंडेंसी यही होती है कि आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए और ये भी इनर्ट गैस के तरह अस्थाई हो जाए और इसी कारण एलिमेंट क्या होते हैं या तत्व जो होंगे ये बंध का निर्माण करते हैं। अब यह है कि अलग अलग एलिमेंट हैं, तो जब एलिमेंट अलग अलग होंगे तो उनके बिहेवियर भी जो होंगे ये अलग अलग होंगे और उनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो होगी ये अलग अलग होगी। जैसे मान लो किसी के आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये भी हो सकता है कि किसी के आउटर सेल्स में जो होंगे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबके बिहेवियर अलग अलग होगा। तो किसी एक प्रॉपर या ये कहिए कि एक कारण से सारे एलिमेंट ऑक्टेट प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जिसके आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी जो होगा उसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, या जिसके आउटर सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है ये भी उसी तरह से आउटर सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी उसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। ये चीज जो होगा संभव नहीं है। तो तत्व जो होंगे ये अलग अलग तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन या ये कहो कि ऑक्टेट प्राप्त करते हैं और जो सबसे सुविधाजनक तरीका हो, सुविधाजनक तरीके का मतलब क्या होता है कि जिस चीज में एनर्जी की कम आवश्यकता हो तत्व उसी तरह से या उसी विधि से ऑक्टेट या आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। तो तत्व 3 तरह से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या ऑक्टेट प्राप्त करते हैं। एक होता है जिसको नाम देते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा तरीका होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, तो इसको नाम देते हैं, ये कहलाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है ये जिसको नाम दोगे ये कहेंगे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग नाम देंगे कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो होंगे ये 3 तरीके होंगे। अब जिसके लिए जो सुविधाजनक तरीका हो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में जो भी कम एनर्जी खर्च हो तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। अगर मान लो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी के दृष्टि से फेवरेबल हो तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो जो जिसके लिए सुविधाजनक तरीका हो या जिसमें एनर्जी कम खर्च हो उसी तरीके से ये ऑक्टेट प्राप्त करेंगे। अब इस तीनों में देखो अंतर क्या है। जैसे मान लो जो अंतर तुम्हारा ट्रांसफर, शेयरिंग और डोनेशन में होता है वही अंतर जो होंगे क्या होंगे, इसके बॉन्ड में होंगे। जैसे मान लो यहां तो ट्रांसफर हो, शेयरिंग हो, डोनेशन हो, ये हमेशा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का होगा। अब इस तीनों शब्द में देखिए अंतर क्या होता है। जैसे मान लो सपोज करो एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है। अब देखिए ए जो होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर जिसने ट्रांसफर किया है उसका कोई अधिकार नहीं होगा। यहां अधिकार का मतलब यह है
कि अगर ए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन का ए के न्यूक्लियस के द्वारा किसी तरह का उस पर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स वर्क नहीं करेगा, और उस ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किसने किया? बी। तो उस इलेक्ट्रॉन या वो इलेक्ट्रॉन बी के न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेगा। ए के न्यूक्लियस से उसको कोई लेना देना नहीं है और वो ए के पास नहीं काउंट होगा किसके पास? बी के पास काउंट होगा। यह विशेषता होता है क्या? ट्रांसफर का। यानी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार नहीं होगा या ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर उस एलिमेंट के या उस तत्व के न्यूक्लियस का कोई प्रभाव नहीं होगा। जिसने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो इलेक्ट्रॉन उसके प्रभाव में रहेगा। यह शाब्दिक अर्थ होता है किसका? ट्रांसफर का। अब मान लो शेयरिंग देखते हो, मान लो यही देखते हैं ए और बी जो होगा ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया। और शेयरिंग में तो ऐसे भी जानते हो कि साझेदारी के वस्तु पर जितने साझेदार होते हैं सबका अधिकार होता है। तो यहां साझेदारी का वस्तु क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो जितने इसके साझेदार हैं, ए ने भी साझा किया और बी ने भी साझा किया, तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे इसका ए पर भी जो होगा ए का भी अधिकार होगा, और इस साझे के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? ये बी का भी अधिकार होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ए के तरफ भी काउंट होंगे और बी के तरफ भी काउंट होंगे। अधिकार का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट कर रहे हैं ये ए के भी न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेंगे और बी के भी न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेंगे। यही हमारा साझेदारी का अर्थ होता है। एक और चीज होता है, यह भी चीज संभव है कि जब साझेदारी असमान ताकतों के बीच होता है तो जो साझे के वस्तु होते हैं, जो ताकतवर होता है उसका अधिकार या उसका उपयोग कर लेता है। यहां भी यह चीज होगा। अगर मान लो ए और बी में एक टर्म होता है जिसको नाम दिए थे, क्या देते हैं? क्या? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींचता है या अधिक तेजी से खींचता है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी वो क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा या बंद का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अधिक शिफ्ट होगा और दूसरे के तरफ कम शिफ्ट होगा, लेकिन अधिकार दोनों का ही रहेगा। यह होता है हमारा क्या? शेयरिंग। अब यहां तीसरा टर्म आता है जिसको नाम देते हैं क्या? डोनेशन। तो डोनेशन का मतलब क्या होता है? दान। ठीक। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य दान कब करता है? जब अपने से अधिक हो। तो यहां एलिमेंट दान कब करेंगे? जब बंद के निर्माण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन का दान होगा। यह नहीं कि अपना बंद बनाए नहीं और इलेक्ट्रॉन का दान कर दिए, यह चीज नहीं होना। जब बंद के निर्माण के फलस्वरूप अगर इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का दान हो सकता है। दूसरा दान का शर्त यह है कि बंद बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो जब भी डोनेशन होगा ये क्या होगा? पेयर में होगा। अकेला एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा। जब भी डोनेशन होगा क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। और तीसरी विशेषता इसकी ये है, ये दान से अलग है। दान में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने कोई वस्तु दान कर दिया तो दान किए गए वस्तु पर दानकर्ता का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन यहां ये नहीं है कि अगर मान लो ए जो होगा ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है, किसको? ये इलेक्ट्रॉन युग्म बी को दान कर देता है, तो यहां ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जब बी को दान कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ए के पास ही रहेगा या ए के पास ही काउंट होगा, बी के पास काउंट नहीं होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर ए का अधिकार होगा, बी का अधिकार नहीं होगा। अगर मान लो हम ये कह दें
कि ये ए का अधिकार नहीं होकर बी का अधिकार हो, तो फिर उस स्थिति में डोनेशन और ट्रांसफर दोनों जो होंगे ये क्या होंगे, ये समान हो जाएंगे। तो यही शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांसफर, शेयरिंग और डोनेशन में। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। ट्रांसफर के केस में क्या होता है, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए हैं उसका कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा शेयरिंग होता है, शेयर्ड किए गए इलेक्ट्रॉन पर जितने साझेदार होंगे सबका अधिकार होगा। यह संभव है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी बंध का इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अधिक शिफ्ट कर जाएगा। और तीसरा होता है जिसको नाम देते हो डोनेशन। तो डोनेशन या दान, दान का मतलब यह है कि अगर बंध के निर्माण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन का दान हो सकता है। दान जब भी होगा तो पेयर में होगा, युग्म में होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का दान होगा। और तीसरा यह है कि दान में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हीं के पास रहेगा, काउंट होगा, लेकिन काम क्या करेगा ये दूसरे का करेगा। अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं हो कि मान लीजिए हमने दान किया, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ और ये जो दान करता है उसके एलिमेंट से अलग हो गए, तो फिर उस स्थिति में डोनेशन और ट्रांसफर क्या हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे। तो यही 3 तरीके से तत्व क्या होते हैं, ये बंध का निर्माण करते हैं और यही 3 तरह के क्या होंगे, ये बंध होंगे। तो ये हम लोग आज देखें कि बंध क्या होता है, बंध के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है और तत्व जो होंगे किस किस तरह से बंध का निर्माण करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में 1 बाय 1 प्रत्येक या अलग अलग तरह के बंध जो आयनिक बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इनको हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो पुनः प्रारंभ हुआ है। धन्यवाद।